दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट आता है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहीं से ही हमारा इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाता है, इसी सब्जेक्ट से हम इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको बेसिक से आपको बताया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लासेस चलने वाली हैं। तो अगर आप पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलती रहती हैं, ठीक है, टाइम पर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या फिर बात करें तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर सिविल की क्लासेस आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है बिल्डिंग, या फिर इसको हिंदी में बात करें भवन कहते हैं। ठीक है, अब भवन क्या चीज होती है इसको समझ लेते हैं पहले शुरू में। ठीक है, अब अगर कोई भी मनुष्य अगर हमारा इस पृथ्वी पर आता है या फिर इस जीवलोक में आता है, ठीक है, अगर कोई भी मनुष्य हमारा आता है इस पृथ्वी पर, तो उसके लिए तीन चीजें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारा रोटी चीज होती है। ठीक है, अगर कोई भी मनुष्य अगर जिंदा रहना चाहता है तो जिंदा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? भोजन की आवश्यकता है, भोजन की वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा आता है कपड़ा होता है। ठीक है, कपड़ा होता है, और तीसरा जो होता है इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो मकान होता है। अब इन तीनों का कनेक्शन क्या है हमारे जीवन लाइफ के विषय में? ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर जीवित रहता है तो वो किसके लिए जीवित रहता है? रोटी के लिए। अगर रोटी नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाएगा, तो हमारा अवश्य वह प्राणी अपने प्राणों को खो सकता है। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य अगर जीवित रहता है तो भोजन खाकर ही जीवित रहता है, तथा अगर शुभ और अगर सुसज्जित या फिर सुंदर दिखने के लिए वह कपड़ों का प्रयोग करता है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य अपनी जीविका को चलाने के लिए या फिर अपने प्राणों को बचाने के लिए रोटी का प्रयोग करता है, भोजन का प्रयोग करता है, तथा शुभ या फिर सुंदर दिखने के लिए कपड़ों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से क्या होती है कि उसी प्रकार से वातावरणीय प्रभाव जो हमारे इन्वायरमेंटल पर इफेक्ट होता है, या फिर बात करें तो जो हमारे वातावरणीय प्रभाव होते हैं उससे बचने के लिए या फिर सामानों की सुरक्षा करने के लिए जिस भी आश्रय की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मकान की डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तथा शुभ तथा सुंदर दिखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो वातावरणीय प्रभाव होता है, वातावरणीय प्रभाव कहता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए तथा हमारे जो सामान होते हैं रोटी तथा कपड़ा को बचाने के या फिर इसको रखने के लिए जो भी आश्रय होता है, जो भी आश्रय की जरूरत पड़ती है उसी को हम भवन कहते हैं। ठीक है, जिस भी आश्रय की जरूरत पड़ती है उसे हम भवन कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे क्या वातावरणीय प्रभाव क्या है। ठीक है, वातावरणीय प्रभाव क्या चीज होते हैं? जैसे हम मान लेते हैं धूप हो गया, धूप, वर्षा, ठंड, कोहरा आदि, गर्मी एवं जंगली जानवर। ठीक है, क्या होगा? कोहरा, धूप, गर्मी, ठंड, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, तथा इसके साथ ही साथ हमारे जीव जंतु होंगे या फिर हमारे ऊपर जीव जंतु हमला ना कर सकें। ठीक है, या फिर हमारे सामान जो होते हैं जो हम लगेज को अपने रखते हैं कि चोर उचक्कों से बचाया जा सके। ठीक है, उसके लिए आश्रय का प्रयोग करते हैं। वो आश्रय क्या कहलाता है? हमारा मकान कहलाता है, या फिर इसको हम भवन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम इंग्लिश में बिल्डिंग बोलते हैं तथा इसको हिंदी में भवन कहते हैं। जिस भी आश्रय का प्रयोग मनुष्य करता है अपने वातावरणीय इफेक्ट से बचने के लिए या फिर जंगली जानवर तथा अपने सामानों को एक जगह इकट्ठा रख सके, जो हमारा अस्थायी प्रबंध होता है, अस्थायी आश्रय होता है, जिस भी आश्रय में वह टिकता है उसको बिल्डिंग बोलते हैं तथा या फिर भवन बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित होता है, एक अस्थायी होता है, ना कि अस्थायी होता है। अस्थायी रहेगा तो उसको बिल्डिंग बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बिल्डिंग कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। भवन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, भवन का स्ट्रक्चर जो होता है वह चार दीवारों से घिरा क्षेत्र होता है। चार दीवारों से हमारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है तथा उसमें उसके ऊपर हमारी एक छत लगी होती है। चार दीवारों से हमारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ फिगर आपको 2D में बता रहे हैं।
ये हमारी छत हो गई, ठीक है। चार दीवार से मिलकर घिरा होता है, चारों तरफ से दीवार रहती है तथा ये क्या होता है, एक छत से घिरा होता है तथा अंदर जाने के लिए उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा लगा होता है तथा अंदर को रोशनी लाने के लिए हमने रोशनदान का प्रयोग किया जाता है या फिर खिड़की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रोशनी के लिए खिड़की का प्रयोग करते हैं तथा हवा के लिए भी खिड़की का प्रयोग करते हैं तथा भवन के अंदर प्रवेश करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक दरवाजे का प्रयोग करते हैं। जो हम भवन में जब प्रवेश करते हैं तो दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करते हैं तथा यह दरवाजा हमारा उस भवन को सेफ्टी भी प्रदान करता है, इसीलिए हम दरवाजे का प्रयोग करते हैं। दरवाजा हमारा सेफ्टी प्रदान करता है, फिर सुरक्षित रखता है भवन को, ठीक है। क्यों भवन कैसा होता है, भवन चार दीवारों से मिलकर घिरा होता है जिसके ऊपर एक छत होती है तथा मकान के घरों के अंदर या फिर बात करें भवन के अंदर रोशनी के लिए हम दीवालों पर खिड़की लगाया जाता था, रोशनदान का भी प्रयोग किया जाता है तथा दरवाजों के अंदर घुसने के लिए फिर हिलने के लिए हम एक दरवाजे का प्रयोग करते हैं। भवन के अंदर हिलने के लिए एक दरवाजे का भी प्रयोग करते हैं। यही दरवाजा हमारा उस घर को सुरक्षित भी बनाता है, ठीक है। अगर हम उस मकान के अंदर नहीं हिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ दिन में वह ढह जाएगा, ठीक है। नीचे अंदर से कुछ न कुछ कमी आती रहेगी। अगर हम हिलते रहेंगे, अगर उसका हम प्रयोग करते रहेंगे, हमेशा साफ सुथरा करते रहेंगे, तभी वो हमारा उसकी आयु होगी वो अधिकतम होगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कोई भी घर हमारा खंडहर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी घर में कोई नहीं रहता है, ठीक है। उस घर में कोई नहीं रहता तो वह धीरे धीरे उससे वह खराब होता चला जाता है, ठीक है, जिसे हम खंडहर बोलते हैं गाँव की देसी भाषा में। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, यह भवन हमने पढ़ लिया, ठीक है। भवन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि भवन निर्माण में इसका प्रयोग करने के लिए हमें, इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, या फिर बात करें बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है कि आधुनिक युग में अगर हम बात करें इस समय जो हमारा कार्य चल रहा है वो कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनता है हमारा बिल्डिंग। इस समय की हम बात कर लेते हैं। इस समय हमारा आता है, एक होता है ईंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, क्या ब्रिक्स का प्रयोग करते हैं तथा कंक्रीट या पत्थर का प्रयोग कर लेते हैं, पत्थर जिसे हम स्टोन बोलते हैं, ठीक है, स्टोन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंक्रीट के प्रयोग करते हैं, कंक्रीट का प्रयोग करते हैं तथा यहाँ पर सीमेंट वगैरह, इस्पात हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लाईवुड आदि सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं एक बिल्डिंग के निर्माण के लिए, ठीक है। ये सारी सामग्री हमारी क्या कहलाती है, हमारी सारी चीजें हमारी कहलाती हैं बिल्डिंग मटेरियल कहलाती हैं। जिन भी पदार्थों को मिलाकर हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं, क्या बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं जिन भी पदार्थों से हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जिन भी छोटे छोटे पदार्थों से हम बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं वो हमारे बिल्डिंग मटेरियल कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे जो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किस प्रकार से होता है, ठीक है। जो हमारी जनसंख्या होती है, भारत विश्व की जो जनसंख्या होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे जो क्षेत्र होते हैं, जो हमारे जमीन वगैरह है वो हमारे बढ़ते नहीं है, ठीक है, वो हमारी अस्थायी रहते हैं, हमारी जितना रहता है वो उतना रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे घरों की भी संख्या बढ़ेगी, बिल्डिंग्स की भी संख्या हमारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बारे में या फिर बात करें क्षैतिज प्रसार के बारे में, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इतना हमारा खेत है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं क्षैतिज प्रसार के बारे में या फिर बात करें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक मकान हमारा यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, ठीक है, यहाँ पर बना दिए एक मकान, यहाँ पर बना दिए, यह सारे हमारे मकान मान लेते हैं बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जनसंख्या तो डेली डेली हमारी वृद्धि होती रही है, हर समय हमारी वृद्धि होती रहती है जनसंख्या, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इसी स्थान पर और सारे जो भी जनसंख्या है और सारे मनुष्यों को इसी स्थान पर रहना है, क्योंकि चूंकि हमारे जो क्षेत्र होंगे वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इसी पर हमें रहना है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इस उपाय को, इस सुरक्षा से बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वर्टिकल ग्रोथ के बारे में। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार बोलते हैं, तथा जो वर्टिकल जो ग्रोथ होती है उसको हम वर्टिकल जो होती है ऊर्ध्वाधर प्रसार बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम मंजिला के रूप में प्रयोग करते हैं। एक मंजिला जिसे हम बात करते हैं, एक मंजिला यहाँ पर इसके ऊपर हम मकान बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि हमें इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है।
तो हमें कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक बिल्डिंग्स का निर्माण करना या फिर अधिक से अधिक क्षेत्र वाला बिल्डिंग का निर्माण करना ही एक इंजीनियर का कार्य होता है। कम क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्र वाला बिल्डिंग्स का निर्माण करना ही एक इंजीनियरिंग का कार्य होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग का कार्य होता है। एक टर्म्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट के बारे में। मान लेते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं क्या कि वर्तमान में जो है इस समय की जो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है, वर्टिकल ग्रोथ के बारे में अगर आपको बताएं तो ये सबसे ऊंचा जो भवन है वो क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं या फिर भारत की बात कर लें तो भारत में जो दिल्ली के पास स्थित जो नोएडा शहर है उसमें 225 मीटर का तथा ऊंचा तथा 60 तलों वाला 225 मीटर ऊंचा, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर तक मंजिला की बात करें तो वो कितना मंजिला का है, 60 मंजिला का है, 60 तल वाला है, 60 मंजिला वाला है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इस नाम को पुकारते हैं हमारा नॉर्थ आई। क्या नॉर्थ आई नामक एक मकान है या फिर आवासीय भवन है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है तथा जो इसकी मंजिला वो 60 मंजिला की है। तो ये हमारे भारत की सबसे ऊंची जो भवन है वो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, भारत के दिल्ली शहर के पास नोएडा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर तथा जिसकी मंजिला की बात करें तो 60 तल वाला है, जिसको गांव की भाषा में बात करते हैं तल्ले, 60 तल्ला का है, ठीक है। और इसका नाम हम किस नाम से इसको जानते हैं, नॉर्थ आइज के नाम से इसको पुकारते हैं। इस भवन को नॉर्थ आइज के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, नोएडा के शहर में, 225 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मंजिला वाला ये हमारा आवासीय भवन है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें, जो हमारा दिल्ली की कुतुब मीनार है उसके से 3.5 गुना अधिक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से 3.5 गुना अधिक है। अगर यहाँ से हम कुतुब मीनार की ऊंचाई बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 3.5 से 3.5 गुना बढ़ी है। तो 3.5 गुना से अगर भाग कर देंगे 225 के तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 6 यानी कुछ आ जाएगा 60-65 मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे कमेंट आपको बताना है कितना होगा भाग करने पर भी, ठीक है। तो आ जाएगा लगभग 60 से 65 मीटर ऊंची है, जबकि यहाँ पर 60 तल्ला का ये हमारा मंजिल है। नॉर्थ आइज भारत की सबसे ऊंची इमारत अगर बात करें तो क्या होती है, नॉर्थ आइज है, जो हमारा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर लिए थे बिल्डिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में। टाइप्स यानी बिल्डिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि भवने का जो जनरल वर्गीकरण होता है या फिर बात करें जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर इसके उपयोग के बारे में, इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर यूजेस के अकॉर्डिंग देखें या फिर इसके जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे जो भवन होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है क्या, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवासीय भवन। क्या, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग क्या यहाँ पर होता है, कैसा होता है, इसको बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होते हैं वैसे भवन होते हैं जिससे या फिर बात करें व्यक्तिगत रूप से परिवार को रहने के लिए बनाया जाता है। ऐसे भवन जिसको व्यक्तिगत रूप से परिवार को रहने के लिए बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। इसको हिंदी में आवासीय भवन बोलते हैं, आवासीय भवन बोलते हैं। इन भवनों में, इस भवनों की खास बात क्या होती है, इस भवनों में रहने के लिए तथा रहने, खाने, सोने, बैठने, स्नान करने के लिए भी अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। इस भवन में रहने, खाने तथा सोने बैठने के लिए अलग से कमरे बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको और बताया जाएगा और भवन के बारे में जिसमें आपको डिफरेंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस भवन की खास बात क्या होती है, इसमें रहने, खाने, सोने के लिए अलग से कमरे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हुआ इसे हम एक मंजिला फिर बहुमंजिला के नाम से दे सकते हैं। ये रेजिडेंशियल हमारे कितने मंजिला के हो सकते हैं, एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला तक भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप्स आता है हमारा क्या, पब्लिक बिल्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको सार्वजनिक भवन। क्या, सार्वजनिक भवन, ऐसे भवन जिसका प्रयोग पब्लिक बिल्डिंग वे बिल्डिंग होते हैं जिसका प्रयोग सभी लोग कर सकें या फिर सार्वजनिक रूप से सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक बिल्डिंग बोलते हैं या फिर पब्लिक बिल्डिंग बोलते हैं। पब्लिक बिल्डिंग की खास बात क्या होती है, इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारा
सरकारी कार्यालय हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट जो हमारे कार्यालय बनते हैं वो हमारे किस में आते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में आते हैं, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल भी आ जाता है हमारा, पुस्तकालय, पुस्तकालय के साथ स्टेशन, थाना, सरकारी हॉस्पिटल एवं थिएटर आदि सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, पब्लिक बिल्डिंग में आती हैं। या फिर सार्वजनिक भवन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भवन जिसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड थर्ड टाइप आता है हमारा क्या, कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, हिंदी में से व्यावसायिक भवन बोलते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कौन से होते हैं, ऐसे बिल्डिंग होते हैं जिसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन से होते हैं, व्यापार तो या फिर व्यवसाय आज के लिए बनाए जाते हैं। ये बिल्डिंग किसके लिए बनाए जाते हैं, व्यापार तथा व्यवसाय के लिए बनाए जाते हैं। जो भी बिल्डिंग हमारे व्यापार या फिर व्यवसाय के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक बोलते हैं। क्या, व्यवसायिक भवन बोलते हैं। ऐसे भवन जिसका प्रयोग हम व्यवसाय या फिर व्यापार आदि करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग कहलाते हैं। एंड फोर्थ टाइप आता है हमारा क्या, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या चीज होती है, इसको समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंतर्गत हम पदार्थों का या फिर किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा उसके प्रयोग करने के लिए जो हमारे उत्पादन की जाती है उसमें प्रयोग होने वाले मशीनों को रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। ऐसे भवन जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु का उत्पादन के साथ साथ उसके उत्पादन करने वाली मशीनों को भी रखा जाता है। को रखने के लिए जिस भी भवन का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक भवन बोलते हैं। ठीक है, आपको चारों बिल्डिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आएगा आप नीचे कमेंट में आप बताइए, तो आपको उसका वीडियो अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, तो हम उसका रिप्लाई, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अब पांचवें बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। पांचवा बिल्डिंग हमारा आता है रिलीजियस बिल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, धार्मिक बिल्डिंग बोलते हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग बोलते हैं, ऐतिहासिक भवन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसको समझते हैं पहले। रिलीजियस या फिर बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल के बारे में। एंड यहाँ पर लिख देते हैं, एंड होगा यहाँ पर हिस्टोरिकल। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या होते हैं, ऐसे बिल्डिंग होते हैं। ये पहले हम बात कर लेते हैं रिलीजियस बिल्डिंग के बारे में। ये रिलीजियस बिल्डिंग क्या होते हैं, ऐसे भवन जहाँ पर धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, फिर धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारे रिलीजियस बिल्डिंग में कहलाते हैं, फिर धार्मिक बिल्डिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, रिलीजियस बिल्डिंग में के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जहाँ पर धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, फिर धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या चीज होती है, इसको समझ लेते हैं। ऐसे भवन, ठीक है, ऐसे भवन जो ऐतिहासिक कारणों की ऐतिहासिक कुछ न कुछ जो उस भवन का जो बना है, उस भवन का कुछ न कुछ ऐतिहासिक कारण हो कि वो आज भी उसी स्थान पर बना है तथा कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे भवन जो ऐतिहासिक कारणों से सुरक्षित रखे जाते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक भवन बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा दुर्ग हो गया, मीनार हो गया, किला हो गया, ताजमहल हो गया, तहखाना, आदि सारी चीजें हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों क्लासेस ऑफ बिल्डिंग्स, यानी भवन की श्रेणी के बारे में। भवन को कितने श्रेणी में रखा जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या, क्लासेस ऑफ बिल्डिंग, या फिर बात करें इसको भवन की श्रेणियों में। ठीक है, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसके आधार पर, भवनों की गई कारीगरी या फिर उसमें प्रयोग किए गए बिल्डिंग मटेरियल्स के आधार पर हम इसको 3 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, कारीगर, कौन से कारीगर किस क्लास में रखे जाते हैं, ठीक है, तथा उसमें कौन से बिल्डिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर हम इसको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग होता है, क्या, एक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग होता है, एक होता है हमारा सेकंड होता है जिसको हम माध्यम बोलते हैं, माध्यम श्रेणी के भवन, सेकंड क्लास बिल्डिंग होते हैं।
जो भी हो, अभी स्पेलिंग गलत मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग की मिस्टेक आप मत कीजिएगा इसकी इंग्लिश। थर्ड आता है हमारा क्या, थर्ड क्लास बिल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या खास बात होती है फर्स्ट क्लास की जो होती है, इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले कारीगर होते हैं वो उच्च होते हैं, उच्च काफी उच्च स्तर के होते हैं या फिर काफी ऊंचे स्तर के माने जाते हैं जो कारीगर इसका प्रयोग करते हैं, तथा इसमें जो प्रयोग होने वाले मटेरियल्स होते हैं उच्च सामर्थ्य वाले होते हैं, ठीक है। इस भवनों का निर्माण गढ़े हुए पत्थरों के साथ साथ प्रथम श्रेणी के जो होते हैं फर्स्ट क्लास की जो ईंटें होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तथा इन भवनों के जो प्रबलित हमारी सीमेंट होती है या फिर सीमेंट कंक्रीट की जो स्लैब होती है जिसको हम आरसीसी स्लैब बोलते हैं की बीम डाली जाती है, ठीक है। आरसीसी स्लैब से मिलकर बना होता है कंक्रीट का। अगर हम बात करें इसके सीमेंट जो होता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की स्लैब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो बीम होते हैं इसके बीम का भी प्रयोग किया जाता है किसमें, फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग में, जिससे फर्श मौजके हो गया मार्बल सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां अच्छी प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं काफी उच्च स्तर के होते हैं। फर्स्ट क्लास की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, गढ़े हुए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। और सेकंड क्लास की बिल्डिंग के बनाने के लिए कौन सा किस कारीगर का प्रयोग किया जाता है, निम्न स्तर के या फिर बात करें मध्यम स्तर के कारीगरों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो होने वाले पदार्थ होते हैं वो निम्न सामर्थ्य वाले होते हैं या फिर मध्यम सामर्थ्य वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिसकी सामर्थ्य कम होती है, ठीक है। इस दीवारों को प्रथम श्रेणी की ईंटों से बनता है, बट यहाँ पर जो इसके सीमेंटिंग मटेरियल होती है या फिर बॉन्डिंग मटेरियल होती है वो चूना होता है, ठीक है। चूने से सेकंड क्लास की बिल्डिंग बनाए जाते हैं। और इसका छतों का निर्माण जो होता है प्रबलित ईंटों द्वारा होता है। यहाँ पर आरसीसी स्लैब का प्रयोग किया जाता था, बट यहाँ पर जो कि सेकंड क्लास की जो स्लैब होगी वो प्रबलित ईंटों के द्वारा प्रयोग बनाया जाता है, ठीक है। फर्श जो सीमेंट होती है वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं, जिसके जो फर्श होती है वो सीमेंट के कंक्रीट से बनाई जाती है, ठीक है। एंड थर्ड क्लास की बात करें तो निम्न स्तर के आते हैं जिसमें कारीगरों को निम्न कोट के स्तर के कारीगरों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रयोग होने वाले की जो सामर्थ्य होती है वो काफी कम होती है, फिर ना के बराबर होती है, ठीक है। ना के बराबर कह सकते हैं जो कि काफी कम होती है। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से दोनों से सबसे कम होती है वो थर्ड क्लास में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर काफी सस्ता होते हैं, ठीक है। काफी जब ये हमारे कम सामर्थ्य होंगे तो ये हमारे जो क्लास के होंगे बिल्डिंग वो काफी सस्ते होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया, ठीक है। इसमें से आपको आज की वीडियो में जो भी हमने टॉपिक क्लियर किया अगर आप इसमें से कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से बताइए, तो उसका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से बताएं या फिर आपको सीधे कमेंट का रिप्लाई के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिए करिए, ठीक है। चूंकि क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं जिससे सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके, तो जब सभी बच्चे हमारे साथ क्वेरी करेंगे या फिर क्वेश्चंस को पूछेंगे तो वहां पर कई सारे क्वेश्चंस हमारे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब हमारे क्रिएट हो जाएंगे तो हम उसका आंसर देंगे, तो आप उसका आंसर से भी आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस बैठ जाएंगे, ठीक है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।